गुड इवनिंग भाई लोग। क्या हाल चाल है आप सभी के? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। बेटा सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। और बिना देर किए फिर सेशन को शुरू करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बढ़िया। चलो बेटा शुरू करते हैं। आज हमारा ये चोल डायनेस्टी वाला लास्ट पार्ट है। आज इकॉनमी और रिलीजन इनका खत्म करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अयान, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, शुरू करें। तो अब हमारे पास चोल डायनेस्टी का पार्ट 3 है। ठीक है, चोल डायनेस्टी का पार्ट 3 है। मैं कोशिश करूंगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में चोला रूलर्स को पढ़ लिया था, है ना, चोल शासकों को पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया था चोल का। आज हमारे पास है इनकी इकोनॉमी यानी इनकी अर्थव्यवस्था और इनका रिलीजन, इनका धर्म। इसके बाद कोशिश करूंगा एक सेशन लेके आऊं इनके अपने लिटरेचर पर, क्योंकि लिटरेचर से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है कि मैं आपको पीडीएफ दे दूं उसकी, या फिर इसकी अपना अलग से एक सेशन ही आ जाए ताकि वो क्लास में ही याद हो जाए। वो नाम थोड़े अजीब से होते हैं साउथ इंडिया के, क्योंकि हम लोग फेमिलियर नहीं है, नॉर्थ इंडिया वाले फेमिलियर नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे। चलो अब देखो, आज हमारे पास है यहां पर अर्थव्यवस्था। जो हमारे इंपीरियल चोल डायनेस्टी है यानी कि शाही चोल राजवंश है, 850 से 1070। राजाओं के नाम तुम्हें मालूम है? राजाओं के नाम क्या थे भाई? विजयालय, आदित्यवन, परांतकवन, है ना, फिर उत्तम चोल, फिर राजराजवन और लास्ट में राजेंद्र चोल। 6 रूलर्स हमने पढ़े शाही चोल राजवंश में, इंपीरियल चोल डायनेस्टी में। इन्हीं 6 की इंपॉर्टेंस है, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी और राजा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर अब इनकी अर्थव्यवस्था देखते हैं बेटा। ध्यान से देखो बेटा, थैंक यू थैंक यू। अब इधर देखो, इधर ध्यान दो ससुरो, इधर ध्यान दो। और एक चीज और, एक चीज और, कल एक दो बंदों ने वहां पर साला गाली गलौज कर दिया था। इतने इमोशंस में आ गए थे कि अंग्रेजों को गाली दे रहे थे। ऐसी कोई हरकत तुम नहीं कर देना, ठीक है? और जो भी करेगा उसको सीधे ब्लॉक करूंगा भाई, सीधे। ठीक है? अबे साला, कुत्ता, कमीना, ससुरा, इतना चलता है। पर वो तो हला अलग ही लेवल पे जा रहे थे, है ना, ज्यादा इमोशंस में आ गए, पहली क्लास थी। चलो इकोनॉमी, ध्यान से देखो बेटा। इकोनॉमी की अगर बात करें तो चोल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि और व्यापार कर से प्राप्त राजस्व था। अब ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मेन सोर्स क्या था भाई? इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी? अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अर्थव्यवस्था में, बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट है कि टैक्स कैसे मिल रहा है, कर कहां से आ रहा है, राजस्व, लगान कहां से मिल रहा है। तो चोल साम्राज्य में हमने पहले भी बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि चोल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द चोला एम्पायर वॉज रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भूमि से जो इनको कर मिल रहा था, मैंने बताया था 1/6, 16.5% लगभग, 16.66%, वो इनको बहुत बढ़िया मिल रहा था। तो उसकी वजह से इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्लस भाई जमीन से तो कर मिल ही रहा है, जमीन से तो कर मिल ही रहा है, लैंड से तो रेवेन्यू मिल ही रहा है। साथ ही साथ बच्चों ट्रेड टैक्स, व्यापार पर जो कर लगा हुआ था, उससे भी इनकी बढ़िया इनकम हो रही थी। तो भूमि और व्यापार कर से इनकी इकोनॉमी बढ़िया चल रही थी। सभी को नमस्कार, जय हिंद। ध्यान से देखो बेटा, अब हमारे पास अगला पॉइंट है यहां पर कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिमेन्ड द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल। भाई चोल साम्राज्य में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में यानी कृषि में लगे हुए थे, कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय बना रहा। तो पहली बात तो भूमि कर और ट्रेड टैक्स, व्यापार कर, उससे बढ़िया इनकम हो रही है।
जो लोग हैं चोल साम्राज्य के अंडर वो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है ना। और साथ ही साथ चोल साम्राज्य की जो शुरुआती राजधानी थी उरैयूर, ध्यान से देखो बेटा, प्रारंभिक चोल शासकों की राजधानी उरैयूर एक प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र था, प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र था, जहां से सूती कपड़े विदेशों में निर्यात किए जाते थे। अब भाई ध्यान से देखो, उरैयूर दी कैपिटल सिटी ऑफ द अर्ली चोला रूलर्स, जो शुरुआत में चोला रूलर्स थे ना बेटा, ध्यान से सुनो, जो संगम काल में मौर्यास के टाइम पर जो चोलास थे, मैंने बताया था 3 तरह के चोल हुए हैं, एक संगम काल में मौर्यास के टाइम पे, एक ये वाले शाही चोल वंश, और एक इनके बाद में आए 1070 से 1200 के बीच में जिन्होंने शासन किया, उन्हें बोलते हैं लेटर चोलास, यानी बाद के चोल। तो याद रखो, अर्ली चोलास, फिर अपने यहां पर इंपीरियल चोलास, और उसके बाद लेटर चोलास। तो प्रारंभिक चोल, शाही चोल और बाद के चोल। तो जो अपने सबसे पुराने थे संगम वंश के, संगम टाइम के जो हमारे चोल डायनेस्टी थी, उसकी राजधानी थी उरैयूर। इस टाइम पर उरैयूर सूती वस्त्र केंद्र है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जा रहा है हमारा उरैयूर। और यहीं से जो कॉटन के कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, उनको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था। तो उरैयूर की लोकेशन याद रखनी है तुम लोगों को। ये उरैयूर देखो इधर पे भाई, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है जो अभी इंपीरियल चोलों की जो डायनेस्टी है, इंपीरियल चोलों की जो डायनेस्टी है वो तो रूल कर रही है थंजावुर में। थंजावुर आज बोलते हैं, पहले बोलते थे तंजौर। तो ये तो तंजौर हो गई। तंजौर से थोड़ा सा बेटा, तंजौर से देखो थोड़ा सा पश्चिम में ये थी उरैयूर। ये कौन सी जगह है? उरैयूर। तो उरैयूर संगम टाइम में जो चोलास थे उनकी अपनी कैपिटल थी, राजधानी थी, और जो शाही चोल हैं उनकी राजधानी तंजौर। तो उरैयूर जो है वो सूती कपड़ा उद्योग का सेंटर बना हुआ है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर है, सूती कपड़ा उद्योग का सेंटर है बेटा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर है ये। तो ये तो हमें पता चल गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर हो गया उरैयूर। उसके बाद अब इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमने देख लिया कि भाई भूमि से कर, व्यापार से कर, कृषि से यहां पर कर आ रहा है, कृषि मुख्य व्यवसाय बना हुआ है उरैयूर में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वहां से भी इनका बढ़िया एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन के कपड़े, उससे पैसा बना रहे हैं। उसके बाद ध्यान से देखो, चोल राजाओं ने बुनाई उद्योग के विकास में बहुत रुचि ली। द चोला किंग्स टूक ग्रेट इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ वेविंग इंडस्ट्री। जो बुनाई का जो काम है ना, धागा वगैरह जो बुनाई होती है, धागा वगैरह जो बुनाई है, उसका जो काम है, उसमें इन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वहां से इनको ग्रेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, है ना भाई। तो चोल राजाओं ने बुनाई उद्योग के विकास में बहुत रुचि ली, क्योंकि बुनाई से चोल साम्राज्य को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था। और चोल शासन के दौरान रेशम बुनाई, सिल्क वेविंग, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, रेशम बुनाई को उच्च स्तर प्राप्त हुआ। यानी ये जो सिल्क वेविंग है, रेशम की जो बुनाई है, रेशम का तो धागा बनता है, रेशम का जो धागा बनता है उसकी जो बुनाई है, उसमें तो इन लोगों ने जबरदस्त पैसा कमाया। यानी इकोनॉमी में कोई गड़बड़ नहीं है भाई, इकोनॉमी में कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत बढ़िया इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, ठीक है। और इसी वजह से तुम देखो, चोल साम्राज्य में कांचीपुरम, अगर आप सब जानते हो तो, जैसे हमारी मम्मी हैं या हमारी बहन हैं या फिर हमारे आसपास जो महिला हैं, तुमने कई बार सुना होगा कि कांचीपुरम की साड़ी है। कांचीपुरम का जो सिल्क है, ध्यान से देखो, कांचीपुरम डेवलप्ड इनटू अ मेजर सिल्क सिटी। कांचीपुरम के बारे में कहा जाता है कि ये सिल्क के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है ना। कांचीपुरम जो है वो मेजर सिल्क सिटी था, और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया सिल्क वेविंग के चक्कर में। यानी सिल्क यानी रेशम की बुनाई के चक्कर में कांचीपुरम जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और कांचीपुरम के बाद देखो ध्यान से, इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप हुई, जैसे यहां पर ज्वेलरी इंडस्ट्री है ना,
यानी आभूषण जो उद्योग हैं वो भी बढ़िया चलने लगे। मेटल इंडस्ट्रीज यानी कि जो धातु उद्योग हैं वो भी बढ़िया चलने लगे। यानी अब तुम यहां पर देखो, यहां पर जमीन से टैक्स आ रहा है, यहां पर ट्रेड से टैक्स आ रहा है, खेती बाड़ी बढ़िया हो रही है। उरैयूर जो है वो अपना फेमस हो रखा है वेविंग में, है ना भाई। उरैयूर किस लिए फेमस हो रखा है? कॉटन वेविंग में, कॉटन में, कपास की बुनाई में। वहीं जो कांचीपुरम है वो सिल्क की बुनाई में फेमस हो रखा है। और उसके बाद सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, खेती बाड़ी हो गई, ट्रेड हो गया, समझ रहे हो भाई। उसके बाद यहां पर ये आभूषण, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, मेटल इंडस्ट्री हो गई। यानी चोल साम्राज्य में भाई बढ़िया काम चल रहा है, काफी अलग अलग फील्ड में, कोई पैसे की कमी नहीं। तो यहां पर देखो, अगर हमें मार्क करना है कांचीपुरम, तो कांचीपुरम देखो बेटा, पल्लव शासकों की, जिनके सामंत थे ये जो अपने चोला थे ये सामंत थे, 700-800 साल जागीरदार थे। तो कांचीपुरम के साड़ियों की यहां पर बात हो रही है। तो कांचीपुरम यहां पर है तमिलनाडु में, ठीक है। तो कांचीपुरम, इधर ये अपना तंजावुर यानी तंजौर है, चोलों की फिलहाल जो डायनेस्टी है, जो जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो चोलों की डायनेस्टी है तंजौर। और ऊपर है कांचीपुरम जो कि अब रेशम की बुनाई के लिए, सिल्क वेविंग के लिए बहुत फेमस हो चुका है। रेशम की बुनाई, सिल्क वेविंग, ठीक है, सिल्क वेविंग। तो रेशम की बुनाई, सिल्क वेविंग, इसके लिए फेमस हो गया ये, सिल्क वेविंग के लिए कांचीपुरम, है ना। यहाँ की साड़ियां बड़ी फेमस है, सिल्क की साड़ी। उसके बाद देखो, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब होता है बच्चों संघ, यानी ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया था अपने आप को। जो व्यापारी थे उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे बच्चों, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज गिल्ड्स वर द मणिग्रामम एंड अयावोल। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया कि व्यापारियों के अपने समूह बने हुए थे, अपने ग्रुप्स बने हुए थे, अपने यूनियन बने हुए थे, है ना भाई। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महंगा तो है भाई क्योंकि क्वालिटी भी है। तो ध्यान से देखो, व्यापारियों ने स्वयं को संघों में संगठित किया था। सारे व्यापारियों ने, ट्रेडर्स ने अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। और कुछ जो फेमस ग्रुप्स थे उनमें जैसे मणिग्रामम, अय्यावोल, ये शामिल थे। तो याद रखो, व्यापारियों ने स्वयं को संघों में संगठित किया। इन संघों में से सबसे प्रसिद्ध संघों अंजुवन्नम और वलंजियार जैसे अन्य गिल्ड थे। और अब ध्यान से देखो, दो अदर गिल्ड सच एस अंजुवन्नम एंड वलंजियार वर ऑल्सो इन एग्जिस्टेंस। यानी मणिग्रामम और अय्यावोल तो थे ही, साथ ही साथ अंजुवन्नम और वलंजियार, थोड़े अजीब से नाम है, देखो लिख लिख के याद कर लोगे ना तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। जो नाम तुम्हें ऐसा लगता है कि सर ये तो याद ही नहीं होगा हमसे, उसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। तो याद रखो, मणिग्रामम, अय्यावोल ये संघ थे, व्यापारियों के ग्रुप्स थे। इसके अलावा और दो ग्रुप्स थे, अंजुवन्नम और वलंजियार, ठीक है। और एक चीज याद रखो, नमक का उत्पादन भी होता था, क्योंकि चोल साम्राज्य का जो तमिलनाडु का आज का जो कोस्ट है, तट है, तो तट तो है ही, समुद्री पानी तो है ही। समुद्री पानी को अगर तुम गर्म करोगे तो नमक तो बन सकता है। तो समुद्री तट पर जो नमक बनाया जाता था उसका निर्माण सरकारी देखरेख और नियंत्रण में किया जाता था, समझ रहे हो भाई। यानी नमक के उत्पादन पर चोल साम्राज्य का जो प्रशासन है वो पूरी नजर रखता था। चोल साम्राज्य का, चोल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से एडमिनिस्टर करता था कि भाई नमक सही से बनाया जा रहा है, सही मात्रा में बनाया जा रहा है, उच्च क्वालिटी का बनाया जा रहा है कि नहीं। तो पूरी नजर रहती थी नमक के उत्पादन पर सरकारी देखरेख में, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी अर्थव्यवस्था निकल के आई। तो अर्थव्यवस्था में अगर तुम बोलोगे सर कौन कौन से पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं, तो मेनली कौन कौन से हैं। अब अर्थव्यवस्था में तुम देखो, एक बार में इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में एक तो सबसे पहले लैंड टैक्स, है ना, भूमि कर, एंड ट्रेड टैक्स, ये याद रखना तुम्हें, व्यापार और भूमि कर, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है वो है कि एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इनकी अर्थव्यवस्था की। खेती बाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, लोगों का प्रमुख व्यवसाय है वहां पर। चलो ये भी हमने समझा।
उसके बाद उसके अलावा यहां पर जो कॉटन है, कपास है, तो कॉटन वेविंग भी हो रही है, कपास की बुनाई भी हो रही है। और ये हो रही है कहां पर बेटा? ये हो रही है उरैयूर में, जो पुरानी राजधानी थी इनकी चोलों की, उरैयूर में कॉटन वेविंग हो रही है। फिर तुम देखो, फिर सिल्क वेविंग हो रही है ना, सिल्क वेविंग हो रही है। अब तुम बोलोगे सर सिल्क वेविंग तो कांचीपुरम में हो रही, बिल्कुल सही बात है। कॉटन वेविंग के लिए उरैयूर याद रखना, सिल्क वेविंग के लिए कांचीपुरम, है ना। उसके अलावा मैंने तुम्हें बोला इंडस्ट्री जो है वो अपने आभूषण से रिलेटेड भी हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड भी इंडस्ट्रीज थी, तो ज्वेलरी से रिलेटेड और मेटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी हैं, है ना भाई, उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद देखो यहां पर यह है नमक, सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नमक उत्पादन हो रहा है। तो काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं चोल साम्राज्य के लोग। ये है इनकी अर्थव्यवस्था। अगर इन शॉर्ट तुम देखना चाहो, एक ही जगह पर हमने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है इनका धर्म, इनका रिलीजन। तो चोल साम्राज्य में जो राजा हैं, इनका धर्म जो है वो तो हिंदुइज्म ही है। इनका धर्म कैसा है बच्चों? हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। तो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और हिंदू में भी ये ज्यादातर वर्शिप करते हैं, हिंदू में भी ज्यादातर वर्शिप करते हैं लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को ज्यादा पूजते हैं ये। ठीक है बच्चों, भगवान शिव को ज्यादा पूजते हैं। और ध्यान से सुनो, उत्तर भारत में अब इनके धर्म की बात हो रही है, तो उत्तर भारत में तुम देखो हमारे जो मंदिर बनाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर है उनका एक जैसा आर्किटेक्चर है, एक जैसा वास्तुकला है उनकी। उस वास्तुकला को बोलते हैं नागर शैली। ध्यान से देखो बेटा, उत्तर भारत में नागर शैली मंदिर बनते हैं, है ना। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में थोड़े अलग तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल है मंदिरों का, उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली यानी द्रविडियन स्टाइल। ये दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली यानी नागर स्टाइल। और एक और स्टाइल हुआ करता था जो सेंट्रल इंडिया में होता था, मध्य भारत में हुआ करता था, ये है वेसर स्टाइल, वेसर शैली। इन दोनों का मिक्स है, ये ऊपर वाले दोनों का मिक्स है, वेसर शैली। अब देखो चोलों ने, क्योंकि चोल साउथ में, दक्षिण में, तो कौन सी शैली अपनाएंगे? वो द्रविड़ शैली। तो चोलों ने द्रविड़ शैली की कला और वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो द्रविड़ शैली को इन्होंने काफी अच्छे से ग्रो होने दिया। मंदिरों की जो द्रविड़ शैली है, यानी मंदिर देखो ध्यान से, उत्तर भारत में किस तरह के स्टाइल के मंदिर बनाए जाते हैं, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में, ये सब हमने यहां पे लिखा। तो चोलों ने द्रविड़ शैली की कला और वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। दे बिल्ट एनॉर्मस टेम्पल्स एंड वर एप्रिशिएटेड फॉर देयर मैग्निफिसेंट टेम्पल आर्किटेक्चर एज वेल एज डेलिकेट वर्कमैनशिप। उन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। मैं दिखाऊंगा भी वो मंदिर तुम्हें। और उनकी शानदार मंदिर वास्तुकला, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इनका, उसके साथ साथ जो नाजुक कारीगरी है, बहुत ही बारीक कारीगरी है, तुम देखोगे, मैं भी दिखाऊंगा, इतनी नाजुक कारीगरी है कि देख के मजा आ जाए कि यार ऐसा विश्वास नहीं होता कि ये इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। अच्छा, सरोज पूछ रहा है कि सर डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस बताऊंगा इसमें, बिल्कुल डिफरेंस बताऊंगा, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसमें डिफरेंस बताऊंगा, डोंट वरी। नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, मंदिर देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ये डिफरेंस है। ठीक है, अभी बताऊंगा। आज तो यहां पर ये कर लेते हैं, उसके बाद जब कल का वो लिटरेचर वाला पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें वो कंपैरिजन वाला पॉइंट भी शामिल करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अब देखो ध्यान से, टेम्पल बिल्डिंग रिसीव्ड ग्रेट मोमेंटम। देखो ध्यान से, टेम्पल बिल्डिंग रिसीव्ड ग्रेट मोमेंटम फ्रॉम दी कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ राजराज चोल एंड हिज सन राजेंद्र चोल। राज चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम की वजह से मंदिर निर्माण को बड़ी गति मिली, क्योंकि ये बैटल्स वगैरह जीत रहे थे, लगातार पैसा वगैरह आ रहा था, हार नहीं रहे थे, पकड़ बन रही थी साम्राज्य पे, तो खुल के ये मंदिर वगैरह को अच्छे से बनवा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, गोपुराज नहीं बेटा, गोपुरम होते हैं, गोपुरम।
ठीक है। गोपुरम होते हैं बड़े बड़े गेट होते हैं, मैं भी दिखाऊंगा। मंदिर तो बहुत अंदर होता है, मंदिर के कंपाउंड में एंटर होने के लिए गोपुरम होता है, बड़ा गेट होता है। ठीक है, ये द्रविडियन में है। देखो ध्यान से, चोल काल में, ध्यान से देखो, चोल काल में जो कला है उसका एक नया विकास जो बाद के समय में द्रविड़ वास्तुकला की विशेषता थी, वो था मंदिर के परिसर में गोपुरम, गोपुरम नामक एक विशाल प्रवेश द्वार का जुड़ना। यानी द्रविडियन स्टाइल में चोल साम्राज्य के टाइम पर ही हुआ ये, चोल साम्राज्य के टाइम पर ही ऐसा हुआ है बच्चों, ऐसा हुआ है कि भाई बड़े बड़े गोपुरम बनाए गए हैं मंदिर के अंदर। यानी मंदिर का जो पूरा कंपाउंड है, जब आप एंटर करोगे मंदिर के पूरे कैंपस में, कंपाउंड में, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा गेट आएगा, गोपुरम बोलते हैं उसे। गोपुरम को पार करके आप मंदिर वाले एरिया में जा पाओगे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, राजराज प्रथम ने एक मंदिर बनवाया अपने टाइम में, राजराज प्रथम ने एक मंदिर बनवाया, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज वन ने बनवाया। ये दक्षिण भारतीय कला यानी साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। तुम देखो तंजौर का या तंजावुर का बृहदेश्वर जो मंदिर है, ये बहुत जबरदस्त मंदिर है और ये एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेंपल को। ठीक है बेटा, ध्यान से पिक्चर दिखाते हैं, अभी पिक्चर दिखाते हैं सरोज। और इस मंदिर में, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें विमान है, यानी इसके एक हिस्से को विमान कहा जाता है, अर्धमंडप कहा जाता है, महामंडप कहा जाता है, और सामने एक बड़ा मंडप शामिल है जिसे नंदी मंडप कहा जाता है। तो विमान, अर्धमंडप, महामंडप, सामने एक बड़ा मंडप जिसे नंदी मंडप के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं ये सारी चीज तुम्हें बताता हूं। ये देखो भाई, ये दिख रहा है भाई, ये इमेज देखो जल्दी से, ये पिक्चर देखो, ये है मेन मंदिर। तो मंदिर का कंपाउंड देखो, ये बाउंड्री बनी हुई है ना, ये बाउंड्री बनी हुई है, ये मंदिर का कंपाउंड है। अब मंदिर तो वहां पर है, वो मंदिर है, पर उस तक पहुंचने के लिए आपको ये बड़ा सा गेट है, मंदिर का कैंपस जब शुरू होता है तो ये बड़ा सा गेट है, इसमें से आपको जाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों गोपुरम। ये जो बड़ा सा गेट दिख रहा है ना मंदिर में एंट्री लेने का, मंदिर तो पीछे है जो मेन मंदिर है, मंदिर के कंपाउंड में घुसने का जो गेट है इसे बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? इसे बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम, ठीक है। तो ये तो हो गया गोपुरम। फिर देखो बेटा, ये देखो, इसे बोलते हैं, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं शिखर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? शिखर। ठीक है, इसे बोलते हैं शिखर। ऊपर जो रखा हुआ है शिखर के ऊपर, यह है कलश। यह क्या है बच्चों? कलश। यह है कलश, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही है, अभी का मंदिर है ये, बिल्कुल ठीक है। और ये देखो इतना जो एरिया देखो, शिखर, ये पूरा कलश हो गया, फिर शिखर हो गया, इतना जो एरिया है बच्चों ये नीचे तक का, इसे बोलते हैं विमान। इसे बोलते हैं विमान। इसे क्या बोलते हैं? विमान। अब आगे बढ़ाता हूं, देखो आगे बढ़ाता हूं। विमान हो गया, शिखर हो गया, कलश हो गया, है ना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर सा, इसे विमान बोलते हैं। ये जो मेन गेट है उसे गोपुरम बोल दिया। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्धमंडप। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धमंडप। ये तो अर्धमंडप हो गया। ये हो गया महामंडप। ये जो इतना लंबा सा ये एरिया है इसे बोलते हैं महामंडप। इसे क्या बोल दिया? महामंडप। अर्धमंडप, महामंडप, यानी एक तरीके से ये बरामदा टाइप है, एक तरह से बरामदा टाइप है। बिंदन बेटा, ये द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, यह है अपना द्रविडियन स्टाइल। और ऊपर देखो, अब तुम्हें और अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो है यह है अपना शिखर, ऊपर रखा हुआ है कलश, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला,
इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को, विमान। इसे क्या बोलते हैं? विमान। इसे बोलते हैं विमान। ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, जैसे ये तुम्हें मंडप दिख रहा है ना, ऐसा ये मंडप, ये महामंडप, ऐसा ही एक मंडप जो है वो गोपुरम के जस्ट पीछे है। इस वाली इमेज में दिख नहीं रहा, गोपुरम के जस्ट पीछे एक मंडप है, उस मंडप को बोलते हैं नंदी मंडप। क्या बोलते हैं? नंदी मंडप। ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया अपना बृहदेश्वर मंदिर। अब एक दो मंदिर और हैं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। शिखर को गुंबद बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, गुंबद बोल सकते हो, पर मंदिर आर्किटेक्चर जब हम पढ़ते हो तो शिखर ही बोलते हैं, पर वो गुंबद नुमा आकृति है। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेवल का है। अभी तो देखो, वो तो एक मंदिर देखा हमने, अभी और देखेंगे। अब राजराज चोल का जब बेटा आया राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, तो उसने गंगैकोंड चोलपुरम में, ध्यान से देखो बेटा, गंगैकोंड चोलपुरम, याद है ना, ये राजेंद्र प्रथम यहीं पर लेके आया था गंगा रिवर को नहर के द्वारा, बंगाल से गंगा नदी को नहर के द्वारा ले आया था, कहां तक? कावेरी नदी तक, गंगैकोंड चोलपुरम तक। और यहां पर है गंगैकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर है गंगैकोंड चोलपुरम में। ठीक है। वहीं राजराज द्वितीय, राजेंद्र के बाद आया राजराज द्वितीय, जैसे राजराज फर्स्ट था, प्रथम था, वैसे फिर राजेंद्र आया और उसके बाद राजराज द्वितीय। इसने क्या किया, यहीं तंजौर में यानी तंजावुर में दारासुरम मंदिर, दारासुरम मंदिर मतलब, दारासुरम मंदिर का मतलब है ये इरातेश्वर मंदिर। तो तंजौर जिले के दारासुरम में इरातेश्वर मंदिर को ये जो राजराज द्वितीय है इसने ही बनवाया था। ठीक है। तो राजराज वन ने बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर, ठीक है, और राजराज द्वितीय ने दारासुरम में बनवाया इरावतेश्वर मंदिर। मैं अभी मार करके बताता हूं। जैसे भाई देखो ध्यान से, ये हो गया अपना तंजौर, ये हो गया तंजौर। ठीक है। तंजौर के बाद ध्यान से देखो, ये तो हो गया अपना तंजौर। तंजौर में मैंने बोला कि यहीं पर तो बृहदेश्वर मंदिर है ना भाई, यहीं पर तो बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर यहीं पर है। उसके अलावा बच्चों यहीं पर है दारासुरम, इसी बृहदेश्वर के पास दारासुरम टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का, नहीं, ये यहां पे दारासुरम टेम्पल है, हाँ, जिसका नाम है इरावतेश्वर मंदिर, दारासुरम टेम्पल यानी इरावतेश्वर टेम्पल, ये यहीं पर है। और एक गंगैकोंड चोलपुरम में ध्यान से देखो, लॉर्ड शिवा, बेटा लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं ये, लॉर्ड शिवा को। ठीक है। तो दारासुरम टेम्पल, इरावतेश्वर और बृहदेश्वर, ये दोनों तो एक ही जगह पे तंजौर में। और तंजौर से थोड़ा दूरी पर यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो है, यहां पर एक दूसरी जगह है गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम, गंगैकोंड चोलपुरम जाम की जो जगह है जहां पर वो गंगा नदी के पानी को लाया था नहर से, यहीं पे। तो गंगैकोंड चोलपुरम में शिव मंदिर है एक, क्या है बच्चों? शिव मंदिर। तो पहले इसी को देखते हैं, ठीक है, गंगैकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर को, लॉर्ड शिवा टेम्पल को देखो। ये देखो बेटा, ये राजेंद्र वन ने बनवाया है, इधर से एंट्री लोगे तुम, ध्यान से देखो, इधर से एंट्री लोगे तो एंट्री से ऐसा दिखेगा, जैसे एंट्री लोगे तो एंट्री से ऐसा दिखेगा, फिर आप इसमें सीढ़ियों में चढ़ के अंदर जाओगे तो फिर अंदर जा पाओगे मंदिर में। ठीक है, अंदर जा पाओगे मंदिर में। तो ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर मंडप है, ये क्या है? यहाँ पर मंडप है।
यहां से एंट्री ली, अंदर चले गए, ये मंडप है, ये मेन मंदिर है। तो ये है लॉर्ड शिवा का टेम्पल गंगईकोंड चोलपुरम में। इसका एक और व्यू है, देखो सामने से ऐसा दिखता है। नंदी महाराज है, नंदी महाराज हमेशा शिव मंदिर में ही होंगे। शिव मंदिर के सामने, यानी शिव जी का जो शिवलिंग होगा उसके जस्ट सामने होगा नंदी महाराज। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ये हमारे पास ये सामने का व्यू है, फ्रंट व्यू है। यहां सीढ़ियों से चढ़ोगे, अंदर जाओगे और उस मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो ये तो लॉर्ड शिवा का मंदिर हो गया गंगईकोंड चोलपुरम में। फिर ये एक टेम्पल है इरावतेश्वर, जो मैं बता रहा था ना, इरावतेश्वर, ये दारासुरम में, बृहदेश्वर के पास ही है इरावतेश्वर, इरावतेश्वर मंदिर। बारिश के टाइम पे ना यहाँ पे बुरा तरीके से पानी भर जाता है, एकदम लेक जैसी बन जाती है। ये जो ये सीढ़ियां दिख रही हैं, तो नीचे की तरफ जहां पे सरफेस है, जहां पे सतह है, यहाँ पे पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देखो, ये तो इरावतेश्वर हो गया। उसके अलावा एक ये है त्रिभुवनम करके एक जगह है, त्रिभुवनम करके एक जगह है, वहीं पर गंगईकोंड चोलपुरम के पास, गंगईकोंड चोलपुरम के पास त्रिभुवनम करके एक जगह है। वहां पर ये, यहां पर ये एक दूसरा मंदिर है जिसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है कृपा, ऐसा ही कुछ नाम है, हाँ, कंपाहरेश्वर मंदिर, कंपाहरेश्वर मंदिर। तो तंजावुर जिले में दारासुरम में इरावतेश्वर, और त्रिभुवनम में, जो कि त्रिभुवनम कहां पर है, अपने गंगईकोंड चोलपुरम के पास कंपाहरेश्वर मंदिर, कंपाहरेश्वर मंदिर त्रिभुवनम में, त्रिभुवनम में है ये देखो, ये वाला गंगईकोंड चोलपुरम के पास त्रिभुवनम में है ये वाला मंदिर। इसका नाम है कंपाहरेश्वर, कंपाहरेश्वर। तो मैं मैप पर मार्क कर देता हूं, ध्यान से देखो बेटा। तंजौर हो गया, ये हो गया अपना गंगईकोंड चोलपुरम, और यहीं पर बच्चों, यहीं पर है अपना त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, और त्रिभुवनम में कंपाहरेश्वर मंदिर, कंपाहरेश्वर मंदिर। तो ये था इनकी इकोनॉमी और इनका रिलीजन। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी को समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। 3 मंदिर निकल के आए, 3 मंदिर निकल के आए, जैसे बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, और तंजौर के ही दारासुरम में अपना इरावतेश्वर मंदिर। राजेंद्र ने बनवाया गंगईकोंड चोलपुरम में अपना शिवा मंदिर, शिव मंदिर। और फिर लास्ट में हमने देखा त्रिभुवनम गंगईकोंड चोलपुरम के पास, वहां पर कंपाहरेश्वर मंदिर। भाई सबको क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो, कहीं आज बफरिंग वगैरह तो नहीं हुई है, सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको विजिट करना चाहिए। कल को सरकारी नौकरी लगती है तो डाउन साउथ घूम के आओ, बहुत बढ़िया जगह है, मजा आ जाएगा। अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जाके मजा ही आएगा। चलो बेटा, तो आज के सेशन को यहीं निपटाते हैं। कल जो है, कल इसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मैं लिटरेचर सोच रहा हूं लेके ही आ जाऊं, और साथ ही साथ वो खत्म हो जाएगा, फाउंडेशन में खत्म हो जाएगा, अलग से पीडीएफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो यहीं पे कवर कर लेंगे लिटरेचर को, और साथ ही साथ वो जो मंदिर शैली है, जो तुम बोल रहे थे कि सर तीनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी कल बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं कि अब ऐसी नेट की कोई दिक्कत ना आए, है ना, इंटरनेट की कोई दिक्कत ना आए, वरना कोर्स खराब होता है खामखा। बढ़िया चले अपनी क्लास, कोई टेंशन नहीं, आराम से सब कवर हो रहा है, बढ़िया से कवर हो रहा है। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लोकनाथ, बिल्कुल लोकनाथ, बिल्कुल। बेसिकली कल क्या हुआ, मेरी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ चला गया था, और गौरव भाई को मैं दोबारा याद नहीं करवा पाया। उनके पास थोड़ा काम का लोड ज़्यादा है, तो उनको याद करवा के ही वो काम होता है, तो मैं आज करवा दूंगा। ठीक है, चलो मैं आज करवा दूंगा, डोंट वरी। चलो बेटा, कोई नहीं, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है, चलो।